हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड प्री बैच में आपका स्वागत है। ये हम जो बैच हमारा चल रहा है, इसमें हम प्रिलिमिनरी एग्जाम को फोकस करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूं कि प्रिलिमिनरी के साथ साथ जो मैं यहाँ पे नोट्स दे रहा हूँ वो आपके मेंस एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी जो मेन एग्जाम है उसको मैंने शुरू नहीं किया है। देखो, मेन एग्जाम में मैं क्या प्रैक्टिस करूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन फ्रेंड देखिए, कोई भी चीज़ का आंसर आप तभी लिख सकते हो जब आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप उसका आंसर नहीं लिख पाएँगे, है ना? समझ रहे हो बात? तो यहाँ पर जो मैं नोट्स देता हूँ एक्चुअली फ्रेंड्स डीप डाउन देता हूँ, और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि बस बता दिया अगर सिलेबस में कि भई ये टॉपिक है तो ये बता दिया और हो गया काम, नहीं। मैं उससे रिलेटेड आगे पीछे की जितनी जानकारी होती है, जो भी उससे रिलेटेड होती है, वो सब भी आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स? इसी तरह से पूरा सिलेबस चलने वाला है, पूरी डिटेल चलने वाली है, और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, एमसीक्यू वगैरह सब करते हुए हम चलते हैं। प्रैक्टिस शीट में देता हूँ किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंट की, और ये सारा का सारा कंटेंट आपको हमारी ऐप पर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान दीजिएगा, सारा का सारा कंटेंट हमारी ऐप पर मिलता है। ओके, यूट्यूब पर फ्रेंड्स किसी-किसी टॉपिक की वीडियो होती है, सारी वीडियोज़ आपकी नहीं होती है, उसके लिए आपको पेड बैच लेना पड़ेगा अगर सारी की वीडियोज़ चाहिए, जिसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं, और कोई भी डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप जान सकते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चल रहा है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही एक पार्ट मैंने बना दिया अलग से, ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड, जैव सक्रिय यौगिक या जैव सक्रिय संकुल यौगिक। ओके, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है इस वाले में, एल्टी ग्रेड वाले में, कि भाई बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में हम देंगे, तो उनको हमें पढ़ना है। अब इसमें हमारे सिलेबस में कौन-कौन से उसमें इन्होंने दिया है भाई, 4 कंपाउंड्स, एक तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल और विटामिन बी12। ये इतने भी मतलब डीप डाउन भी स्टडी नहीं करना है कि इनके स्ट्रक्चर वगैरह नहीं, बस बेसिक चीज़ें हम पढ़ लेंगे तो काफ़ी रहेगा। ठीक है? तो इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है, देखो सिलेबस की बात करते हो, सिलेबस में देखो ये जैव सक्रिय संकुल यौगिक, इन्होंने कहा है कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, विटामिन बी12 एंड क्लोरोफिल। जनरली इनके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि इनका मेन स्ट्रक्चर, मेन मेटल कौन-सा है? इनमें जो मेटल्स हैं, वो कौन-सा है मेन, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि भाई कहाँ यूज़ होता है, कहाँ से आता है, कहाँ यूज़ होता है, और बस यही सभी जो चीज़ें होती हैं। अगर विटामिन है तो इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ ज़रूर होगी, तो वो सब हम पढ़ लेंगे। ये सब हमें इसमें पढ़ना है। तो बायोलॉजिकली एक्टिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन, विटामिन बी12 और क्लोरोफिल। चलो, ये तो बात हो गई इनकी, ठीक है? तो जनरली हम ये कह सकते हैं जी, जितने भी ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हमें कह रहे हैं करने के लिए, बायोलॉजिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक हम इन्हें कह सकते हैं। तो ये जनरली कहाँ से आता है? ये जनरली आते हैं या तो प्लांट से या फिर एनिमल से, ठीक है? और ये इनके लिए एसेंशियल्स हैं, इनके लिए एसेंशियल्स है, प्लांट्स और एनिमल के लिए एसेंशियल है। चलो, ये तो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड हो गए, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें बताता हूँ, और भी कुछ चीज़ है। इन्हें हम, एक बात हो रहा है, इन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे? बिकॉज़ देखो, इनमें ना 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन है। एक तो जनरली जो हमारा कंपाउंड्स है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक भी हैं, ऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं, और मेटल तो इनमें साथ में है ही। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहलाते हैं, एक चीज़। दूसरी बात, कुछ और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो कि इन्होंने हमारे सिलेबस में नहीं लिखे, लेकिन उनकी जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरह से ये बायोलॉजिकली एक्टिव को ना छोड़ के मैं आपको सही चीज़ बताऊँगा, और फिर साथ में बात करते हैं, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन आ रहा है, तो हीमोग्लोबिन एक छोटा-सा टॉपिक इन्होंने दे दिया, लेकिन वो है कहाँ, क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड क्या कुछ है, वो भी हम साथ-साथ स्टडी करते रहेंगे इसी में। ओके? तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात करते हैं, हीमोग्लोबिन को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो ब्लड है उसका कंपोज़िशन क्या है? क्योंकि हमें पता है जो हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स का पिगमेंट है, रेड ब्लड सेल्स, जिसके कारण जो ब्लड सेल्स होती है वो रेड होती हैं, उसका पिगमेंट है। तो ये हमें पता होना चाहिए, जो ब्लड सेल्स होती है 3 टाइप की होती है, रेड ब्लड सेल दैट इज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड द ब्लड प्लेटलेट्स। तो इनके जो है, आपको एक तरह से केमिकल नेम के साथ-साथ इनके जो वैसे नेम होते हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स को हम कहते क्या है बायोलॉजिकली, तो इन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आपने कभी अगर ब्लड रिपोर्ट देखी होगी तो उनमें ये नहीं लिखा रहता रेड ब्लड सेल्स काउंट, तो उसमें लिखा रहता है इरिथ्रोसाइट्स काउंट्स। ओके, अब जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इन्हें हम लिम्फोसाइट्स, ये वैसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं सबको। तो ये ल्यूकोसाइट जो होती हैं, ये 5 टाइप की होती हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, आइसोनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो ये 5 टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ये कलरलेस होती हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होती हैं। ठीक है? और फिर आते हैं ब्लड प्लेटलेट, जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ब्लड के 3 मेन कंपोनेंट हो गए, ठीक है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ये जो कंपोनेंट्स हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये एक तरह से पार्टिकल कंपोनेंट्स हैं, सेल्स हैं, ठीक है? इसके अलावा जो ब्लड का मेन कंपोनेंट होता है, एक होता है लिम्फ, लिम्फ, और साथ-साथ इसके होता है एक प्लाज़्मा। ठीक है? प्लाज़्मा मतलब जैसे प्रोटीन्स वगैरह और सिंपल जो भी और चीज़ें हैं वो सब प्लाज़्मा में होती हैं। बाकी अगर सेपरेट करेंगे सेल्स को, तो 3 टाइप के मेन सेल्स आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब आज की जो हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन, फ्रेंड्स, वो रेड ब्लड सेल्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और उसी के कारण जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनती है, उनका रेड कलर होता है। तो बस यही हमें पढ़ना है। तो हीमोग्लोबिन मेनली इसका क्या काम है? तो मैंने बता दिया ना, एक तो इसके कारण जो ब्लड होता है वो रेड होता है, रेड ब्लड सेल्स के कारण, ठीक है? और इसका मेन काम है ऑक्सीजन का परिवहन, इट कैरी द ऑक्सीजन। ठीक है? ये क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये किसमें हेल्प करता है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है।
इसके केंद्रीय स्थान पर आयरन परमाणु पाया जाता है और अस्थायी रूप से ऑक्सीजन से जुड़ता है। अब इसमें क्या होगा, देखो जैसे ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन का कंपाउंड है एक, ठीक है? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। इसमें सेंट्रली क्या है, आयरन है, सेंट्रली आयरन है। अब ये जो आयरन होता है, ये जब ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो ऑक्सीजन इस पे बाइंड हो जाती है डबल बॉन्ड में, ठीक है? डबल बॉन्ड से मतलब ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, वो इसके साथ बाइंड हो जाती है इस तरह से लोन पेयर के थ्रू। ओके, तो ये हो जाता है। अब लाल रंग के चक्रीय विलय आयरन के स्थायी पाई कक्षक तथा निम्न पाई कक्षों के मध्य आवेश स्थलन से उत्पन्न होता है। अब इसका रेड कलर क्यों आया? रेड कलर ये आया, जो ये अगर मैं आयरन को हटा दूँ, अगर मैं इसमें से आयरन और ऑक्सीजन को हटा दूँ, तो जो ये पूरा कंपाउंड है, ये पूरा कंपाउंड है, ये कलरलेस होता है। लेकिन जब इसका ये साइक्लिक कंपाउंड बनता है, जिसके कारण ये रेड कलर का होता है। ये ध्यान देना, अगर आयरन है और आयरन के साथ ऑक्सीजन है, तब ये रेड है। अगर इस वाले कंपाउंड में से मैं आयरन भी हटा दूँ, ऑक्सीजन भी हटा दूँ, तो ये रेड नहीं है, तब इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। सो एक मानव शरीर में लगभग 4 ग्राम आयरन पाया जाता है और यह 2.8 लाख लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने और हीमोग्लोबिन उत्पन्न करने में उपयोग होता है। सो इट इज प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन? रेड ब्लड सेल्स में। इट इन हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इट इज रेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेड होता है। एंड आयरन एटम इज फाउंड इन द सेंट्रल पोजीशन, केंद्र में आयरन एटम होता है व्हिच टेम्परेली बाइंड्स ऑक्सीजन, जो टेम्परेली ऑक्सीजन से जुड़ता है। ये मैंने बता दिया ना, इस तरह से जुड़ जाता है टेम्परेली, ठीक है? अब टेम्परेली क्यों होता है? देखो, जब ब्लड सर्कुलेट करता है ना पूरी बॉडी में, तो ब्लड 2 बार, ध्यान देना, 2 बार ऑक्सीजनेटेड होता है और 2 बार डीऑक्सीजनेटेड होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 बार डीऑक्सीजनेटेड होता है और 2 बार ही ऑक्सीजन जनरेट होता है। 2 बार उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, 2 बार उससे ऑक्सीजन हटती है। तो एक तरह से टेम्परेरी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता रहता है। द रेड कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज ट्रांसफर बिटवीन द स्टेबल पाई ऑर्बिटल्स एंड द लोअर पाई ऑर्बिटल्स ऑफ आयरन एटम इन द साइक्लिक रिंग। अब ये कह रहे हैं, जो ये साइक्लिक रिंग बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है इतना सारा, इसी में जो स्टेबल पाई ऑर्बिटल्स है वो, और जो कम स्थायी पाई ऑर्बिटल है, उनके बीच जो ये चार्ज का ट्रांसफर होता है, भाई ऑक्सीजन जुड़ती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, फिर ऑक्सीजन हट गई, तो इसके पूरे ट्रांसफर के कारण ही रेड कलर बनता है। ए ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 4 ग्राम ऑफ आयरन, 4 ग्राम आयरन होता है, और जो लगभग 2.5 लाख रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। ओके, उन सब में होता है। अब एक और कंपाउंड आता है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के समान एक वर्णक है, इसी के समान वर्णक है। ये हीम तथा ग्लोबिन द्वारा निर्मित होता है। इसमें भी 2 चीज़ें, एक तो हीम दैट इज़ द रेड कलर, एंड ग्लोबिन जो भी प्रोटीन है। जनरली ये जो ग्लोबिन वर्ड होता है, ये रेफर करता है प्रोटीन को। ओके, ये एक हेलिकल प्रोटीन है। मायोग्लोबिन कैसा है? एक हेलिकल प्रोटीन, ठीक है? एंड जिसमें एक हीम समूह तथा एक पॉलीपेप्टाइड समूह होता है। तो हेलिकल प्रोटीन में क्या होता है? देखो, हेलिकल मतलब क्या होता है? जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लाइक मैं आपको बताऊँ इस तरह का, ये हेलिकल प्रोटीन है, ठीक है? और इसमें 2 चीज़ होते हैं, एक तो हीम ग्रुप और एक पॉलीपेप्टाइड ग्रुप, ये चीज़ें होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ आपको ज़्यादा पढ़नी है, इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि बायोलॉजी नहीं पढ़नी है, हमें केवल केमिस्ट्री के हिसाब से देखना है। तो मायोग्लोबिन का पता लगा, ये भी एक मतलब एक तरह से पिगमेंट है, कलर देता है, और हेलिकल प्रोटीन है, और इसमें 2 चीज़ें होती है, एक हीम और एक पॉलीपेप्टाइड। हीम मतलब वही जो हमारा आयरन वाला कॉम्प्लेक्स है वो, साथ में पॉलीपेप्टाइड। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ विटामिन बी 12। अब विटामिन बी 12 का केमिकल नेम भी पूछा जा सकता है, इसके कारण कौन-सी कमी हो की कमी इसकी कमी के कारण कौन-सा रोग होता है, ये भी पूछा जाता है। तो विटामिन बी 12 का जो केमिकल नेम है वो है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। तो इसे कोबाल्ट अमीन भी कहते हैं, इसे कोबाल्ट अमीन भी कह सकते हो, और इसमें कोबाल्ट और अमीन दोनों चीज़ पाई जाती है। अब देखो, कोबाल्ट क्या है? मेटल, और अमाइन अगर हम ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो वो कैसा आएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएगा, तो इसलिए क्या हो गया? ऑर्गेनोमेट्रिक टाइप हो गया। तो जिसमें धातु परमाणु उपस्थित रहता है। ये गहरे लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है? गहरे लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस। इस अणु में कोबाल्ट, साइनाइड और एमिनो समूह रहता है। तो विटामिन बी 12 में 3 चीज़ हो गई। एक तो कोबाल्ट मेटल, साथ में साइनाइड, और साथ में एमिनो ग्रुप। ओके, ये 3 चीज़ इसमें होती हैं। इसका जो मुख्य सोर्स है वो है मीट, फिश, एग, मिल्क, लीवर एंड जो मटर की फली होती है वो सब, ये सब होता है, ठीक है? पीस वगैरह। तो विटामिन बी 12 बहुत से एंजाइमों के लिए सहकारक होता है, बहुत सारे एंजाइमों के लिए कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर मतलब देखो, कुछ एंजाइम जो बॉडी में क्या करते हैं, हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनको चलाने में हेल्प करते हैं, एंजाइम्स। तो ये कुछ एंजाइम का कोफैक्टर है, यानी उनको और ज़्यादा एक्टिव करता है। यानी अगर ये किसी एंजाइम के वर्क को और बढ़ा सकता है, ये कह रहे हैं। ठीक है? तो उसके लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है। अब विटामिन बी 12 की कमी से कौन-सी कमी होती है? कौन-सा रोग होता है? तो विटामिन बी 12 की कमी से पर्निशियम एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस ही होता है। अब ये दोनों रोग, जैसे एक तो एनीमिया हो गया, एनीमिया कुल मिला के अगर हम कहें तो ये ब्लड की डिफिशिएंसी रिलेटेड है, ठीक है? ब्लड की डिफिशिएंसी से रिलेटेड है। और ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस है, ये हमारे गैस्ट्रो से रिलेटेड है। गैस्ट्रो मतलब पेट की बीमारी, जो भी हमारे पेट की समस्या है उनसे रिलेटेड है। तो इसकी कमी से ये बीमारियाँ हो सकती हैं। बाकी जो एंजाइम की डिफिशिएंसी क्रिएट कर सकता है, अगर विटामिन बी 12 की कमी होती है तो।
अब अगला हमारा आता है क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के लिए। तो ये प्लांट्स के लिए हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के क्रम का प्रारंभ करने के लिए पौधों के हरे वर्णक क्लोरोफिल या हरित लवण की आवश्यकता होती है। देखो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, वो अपना एक तरह से फूड बनाता है। ये हमें बेसिकली पता है, ठीक है? पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो प्लांट्स ना सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ऐसी कौन-सी चीज़ है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? वो है क्लोरोफिल। मैं आपको बताऊँ कौन है? क्लोरोफिल, ठीक है? कौन-सी चीज़ है? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल जो है ना, यही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है। अब जब सनलाइट एब्जॉर्ब हो गई, CO2 एटमॉस्फेयर से मिल गई, H2O वाटर से मिल गया, तो कुल मिला के उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो बदल जाता है ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज जो होता है जैसे-जैसे प्लांट में स्टोर होता रहता है, उस तरह से वो कॉम्प्लेक्स बनता चला जाता है। ठीक है? तो ये एक सिंपल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस है। चलो थोड़ा-सा और डिटेल में बताते हैं। देखो ये रहा पूरा प्रोसेस है। इसमें एक प्लांट्स है, ये प्लांट है हमारा, ठीक है? अब प्लांट क्या करता है? प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। CO2 एटमॉस्फेयर से आती है, तो हमें CO2 मिल गई। ओके, वाटर आता है प्लांट्स के रूट से। कहाँ से आता है? फ्रॉम रूट्स यानी सॉइल से आता है। हवा में से नहीं आता, सॉइल से आता है। तो 6H2O प्लस 6 CO2, ठीक है? ये दोनों मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 ये बनाते हैं और इसमें से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। अब जो ऑक्सीजन होती है, वो स्टोर नहीं होती, वो निकल जाती है हाथ के हाथ। तो इस प्रोसेस में आप ये देख सकते हो कि प्लांट क्या कर रहे हैं, टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग अस O2 गैस। ये क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं और उस O2 को निकाल रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस का। अब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक ज़रूरी चीज़ है सनलाइट, और जो ये सनलाइट है, ये किसके थ्रू एब्ज़ॉर्ब होती है? क्लोरोफिल व्हिच इज़ प्रेजेंट इनटू द लीव्स ऑफ प्लांट, ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सभी में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, और वो किसके कारण होता है? क्योंकि उनके ग्रीन लीव्स में सेल्स के अंदर, मैं आपको थोड़ा और डीप डाउन बताता हूँ, एक सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट का जो पिगमेंट होता है, वो होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ती हरी भी होती है, और ये क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्ज़ॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है? तो ग्रीन लीव्स की सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो सनलाइट को एब्ज़ॉर्ब करता है। ये है चीज़। तो ये मैंने बता दिया ना क्लोरोफिल कहाँ होता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? सनलाइट को एब्ज़ॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है? क्योंकि खाना बिना गर्मी के नहीं बन सकता, सनलाइट वो चीज़ प्रोवाइड करती है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण अवयव है। अब जो क्लोरोफिल है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल, ठीक है? तो क्लोरोफिल में कौन-सा मेटल होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन क्लोरोफिल के पोरोफायरिन वलय में उपस्थित रहता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? पोरोफायरिन जो एक तरह से रिंग है, कॉम्प्लेक्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बीच में मैग्नीशियम उनसे जुड़ा रहता है। यह प्रकाश की किरणों से उत्तेजित होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। अब मैग्नीशियम आयन कैसे करता है कि भई ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों से, ठीक है, एक्टिवेट होकर इलेक्ट्रॉन देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, और फिर उससे प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। सो क्लोरोफिल क्या करता है? इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट्स। ए ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड। पौधों में प्रकाश संश्लेषण को शुरू करने के लिए एक हरे वर्णक की जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। मैग्नीशियम होता है प्रेजेंट क्लोरोफिल में, और मैग्नीशियम आयन इज लोकेटेड इन द पोरफायरिन रिंग ऑफ द क्लोरोफिल। मैग्नीशियम जो होता है पोरफायरिन जी रिंग होता है, उसके बीच में होता है। इट गेट एक्साइटेड बाय द सन रेज एंड रिलीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्या होता है? ये जो कंपाउंड है ना, पूरा पूरा पोरफायरिन मैग्नीशियम, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Mg पोरफायरिन। ये जो कंपाउंड है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके सनलाइट की प्रेजेंस में Mg पोरफायरिन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज फिर इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन को शुरू करते हैं, जो मैंने बताया। अब देखो एक चीज और आती है, पौधों के लिए पोषक तत्व। तो पौधों के लिए पोषक तत्वों की बात करते हैं। ये भी देखो सिलेबस में तो है नहीं, सिलेबस में 4 चीज़ थी मैंने बता दी, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो प्लांट रिक्वायर अ नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थी ग्रोथ। प्लांट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है एक हेल्थी ग्रोथ के लिए, जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम एटसेट्रा, ये सब इनकी जरूरत पड़ती है। तो प्लांट्स में क्या होता है, कभी-कभी आयरन की कमी हो जाती है। सो आयरन की कमी से पौधों में एक क्लोरोसिस, आयरन क्लोरोसिस नाम एक विकार उत्पन्न हो जाता है, या फिर हम कहें डिसीज उत्पन्न हो जाती है। ठीक है? इट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन ब्रिंग्स अ डिसऑर्डर इन प्लांट नोन एज़ आयरन क्लोरोसिस। तो आयरन क्लोरोसिस नाम की एक डिसीज हो जाती है, और यह विकार खट्टे फलों के पौधों में फलों की पैदावार को प्रभावित करता है। इट मीन्स इट अफेक्ट द यील्ड्स ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम द सिट्रस ट्री। सिट्रस मतलब, सिट्रस आपको पता होना चाहिए,
जो सिट्रस ट्री होते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स की बात करता हूँ मैं आपसे, सिट्रस फ्रूट कौन-कौन से होते हैं? लाइक आपका लेमन हो गया, ठीक है? लेमन के बाद आपका मौसम्मी हो गया, ऑरेंज हो गए, संतरे, ठीक है? आँवला हो गया। तो इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं, उन्हें हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं और ये इनकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है। इनकी जो पैदावार है, उसको प्रभावित करता है। अब ऐसा क्यों होता है? मिट्टी में मौजूद आयरन ज़्यादातर अघुलनशील आयरन हाइड्रॉक्साइड बना लेता है, ठीक है? FeOH3 बना लेता है और ये जो है पौधे ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि ये कैसा है? अघुलनशील है। जब ये वाटर में नहीं घुल सकता, तो प्लांट्स इसको तोड़ ही नहीं सकते, आयरन इससे एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते। तो कुल मिला के आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है? आयरन की कमी हो जाती है, इसके कारण। अब होता क्या है फिर? आयरन की कमी को दूर करने के लिए ओवरकमिंग आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी को दूर करने के लिए मिट्टी में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Fe3EDTA, Fe थर्ड EDTA, अगर आप बात करें तो ये मैंने बताया था एथिल या एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, ये है ये, एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये वाला कंपाउंड है ये। तो इसको मिक्स किया जाता है मिट्टी में, ठीक है? आयरन, EDTA मिक्स किया जाता है। अब यह संकुल जो है पानी में घुलनशील होता है, ये पानी में घुल जाता है और आसानी से पेड़ों की जड़ों में प्रवेश कर जाता है। जब पानी में घुल गया तो प्लांट्स की रूट में भी चला गया और प्लांट्स के पार्ट्स तक भी पहुँच जाता है। तो पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचता है, जहाँ उसे उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, जिससे आयरन एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है और यूज़ हो जाता है। तो कुल मिला के अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो दूर हो जाती है। तो ये एक छोटा-सा प्रोसेस था कि भई और कोई कॉम्प्लेक्स है क्या ऐसा जो हेल्प करता है? तो मैंने आपको बता दिया Fe थर्ड EDTA, ये है जो प्लांट्स को हेल्प करता है, ठीक है? किसकी पूर्ति करने में? Fe की पूर्ति करने में, ठीक है? और बाकी सबके लिए भी अलग-अलग चीज़ें यूज़ की जाती है, ज़िंक, कॉपर, मैंगनीज़, मोलिब्डेनम, इन सब के लिए अलग-अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अब और कहाँ यूज़ होता है बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स का? तो हम बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, इन द मेडिसिनल फील्ड, ठीक है? ये ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो सीसा विषाक्त का उपचार यानी ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइज़निंग। जनरली हमारे जो सब्सटेंस होते हैं, अगर उसमें लेड होता है, तो लेड बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण लेड पॉइज़निंग हो जाती है। सो EDTA कैल्शियम के साथ एक संकुल बनाता है और उसका उपयोग लेड पॉइज़निंग के उपचार के लिए किया जाता है, सीसा विषाक्तता, इसके लिए किया जाता है। तो हमने ये बता दिया कि भई जो ये EDT है, ये कैल्शियम के साथ भी एक कॉम्प्लेक्स बना के यूज़ हो रहा है, ठीक है? अब ये क्या होता है, सीसा आसानी से संकुल में कैल्शियम को प्रतिस्थापित कर देता है। अब जैसे ही हमने किसी की बॉडी में प्रोवाइड करा, तो सीसा जो होता है, ठीक है? जो लेड होता है, वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये वाला, PDEDT, ये बन गया, ठीक है? यानी कि इसने क्या करा, कैल्शियम को हटा के लेड ने खुद से जुड़ गया इसके साथ और ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो कुल मिला के जो लेड है, वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, आउट ऑफ द बॉडी। ये प्रोसेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरह की चीज़ें भी मेडिसिनल यूज़ होती हैं। इसके बाद और क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में क्या यूज़ होता है? सिस्प्लेटिन दैट इज़ PTNS3 होल ट्वाइस Cl2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, PTNS3 होल ट्वाइस Cl2। इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा डायमाइन डाइक्लोरोडी क्लोरिडो प्लैटिनम, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मैं इसकी केवल वैलेंसी लिख दूँगा, दैट विल बी 2, ओके, बस। तो ये हो जाएगा इसका नाम। अब ये कैसा है? ये सिस है। सिस का मतलब जो ये NH3 होल ट्वाइस और Cl2 जुड़े हुए हैं, ये PT पर एक साइड ही जुड़े हुए हैं, मतलब सेम ग्रुप सेम साइड। इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? ये जो होता है, ये एक सब्सटेंस है जो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है और ये ट्यूमर रोधी एजेंट है, एंटी ट्यूमर एजेंट के रूप में यूज़ होता है। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि कुछ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड से अलग भी कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो यूज़ होते हैं हमारे डेली लाइफ में कहीं न कहीं, किसी न किसी चीज़ में। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये जो पार्ट था, जितना भी इसमें पूछा गया था, उतना मैंने आपको बताया, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी बताया। तो कुल मिला के 4 टॉपिक मैंने क्लियर कराए। हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है, उसका क्या काम है, कैसा होता है, क्या उसमें मेन होता है, वो होता है आयरन। मायोग्लोबिन सेम है, इसी का है, बस इसके साथ एक तो हो गया हीमो, प्लस इसमें एक चीज़ जुड़ गई, पॉलीपेप्टाइड, ओके। फिर आता है विटामिन B12 जिसका नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन, ओके। साइनोकोबाल्मिन, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, कोबाल्ट, साइनो और अमीन। और उसके बाद आता है क्लोरोफिल जिसमें मैग्नीशियम मेन है, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि भाई जो प्लांट डिसीज़ होती है, जब आयरन की कमी हो जाती है, तो उसमें Fe3EDTA यूज़ किया जाता है। ये पौधों की जो आयरन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करता है, ठीक है, Fe-EDTA। और फिर मैंने 2 कंपाउंड्स बताए जो मेडिकल्स में यूज़ होते हैं, एक तो कैल्शियम सेकंड EDTA, कैल्शियम का ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो क्या करता है, लेड को हटा देता है। और फिर एक और है कैंसर के ट्रीटमेंट में, दैट इज़ सिस
PtNH3 डायमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूज़ होता है। तो इसके साथ ही हमारा जो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स था वो खत्म होता है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही है जो मैंने बता दिया। फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा जो कोऑर्डिनेशन वाला कंपाउंड है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है 4 पार्ट के अंदर। 3 पार्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डिटेल पढ़ी और 1 पार्ट में जो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड था, ये सब हमने पढ़ लिया। और फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको मिलेगी यूट्यूब पर, जिसमें मैं इनके क्वेश्चन आंसर पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। जो भी एमसीक्यू जिस भी तरीके से बनते हैं, कितने अच्छे एमसीक्यू आप देख रहे हैं, इस पे मैं लेके आऊँगा आपके लिए, ताकि आपका पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यही शॉर्ट में होती है, यहीं पे खत्म होती है।